फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था बहुत काफ़ी पहले ही। पार्ट 2 मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि पीएसयू जर्नी, जो जॉब मुझे पीएसयू जॉब कैसे मिला वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में या फिर मेल करके मुझे बोलते रहते हैं सर कब आप अपलोड करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं कि मैं आप ही के एज का हूँ, कोई सर नहीं हूँ। बस आप लोगों के हेल्प के लिए जो भी बन सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। जब मुझे पीएसयू जॉब मिल गई तब मुझे पता चला कि इतनी सारी दिक्कतें हैं। काफ़ी लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि पीएसयू जॉब आती हैं और चली भी जाती हैं। इतनी सारी पीएसयू गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और अभी मैंने एक वेबसाइट भी www.pkcnow.in से बना दिया है, ताकि जो छोटी मोटी अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहें। बाकी चीज़ें भी वहाँ पे धीरे धीरे मैं अपग्रेड करूँगा ताकि आपकी नॉलेज इन्हांसमेंट हो सके। तो स्टार्ट करूँगा मैं शुरू से जाके एकदम लास्ट तक बताऊँगा। मैं अपनी वेबसाइट यूट्यूब चैनल की जर्नी तक की चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी चीज़ें मैं बीच बीच में बताते रहूँगा कैसे मुझे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, और वो सारी चीज़ें कभी कभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को। सारी चीज़ें बताते रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम है CMA प्रदीप कुमार, और 10th 12th की बात करूं मैं तो CBSE बोर्ड से मैंने हिंदी मीडियम विद्या भारती स्कूल से किया हुआ है। CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम से 54% मेरे 10th में रहे हैं, 67 मेरे 12th में परसेंटेज रहे हैं। और बात करें ग्रेजुएशन की तो 77% रहा है। लास्ट 4 सेमेस्टर में अपने कॉलेज में टॉपर रहा हूँ कंप्यूटर BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन स्ट्रीम का। और इसके बाद मैं जब कंप्लीशन हो गया तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आई कि मुझे अब करना क्या है। तो मेरे काफ़ी दोस्त लोगों ने तैयारी किया किस चीज़ों का, जैसे कि MBA करने के लिए कैट की प्रिपरेशन की। तो उन्होंने फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दिया, बट मैं नहीं कर सका और नहीं कर पाया कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड की वजह से। तो मुझे अब आगे चॉइस में रखना था कि मैं क्या करूँ। उसके लिए मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स दिल्ली गए, और दिल्ली में मैंने CA और CMA में से मुझे एक चॉइस करना था कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो CA और CMA में जब मैं चीज़ें देख रहा था कि कौन से कोर्स मैं पहले कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो CA एज यूजल आप सबको पता ही होगा कि 5 साल उसमें कम से कम लगते हैं, और मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने CMA किया हुआ है। तो CA और CMA में पहला डिफरेंस मुझे यही मिला कि अगर मैं CA करता हूँ तो मुझे मिनिमम 5 ईयर लगेंगे। CMA करने में 2.5 से 3 साल लगेंगे। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं ना, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो इतना आपको लगने ही लगने हैं। ठीक है। तो अब मुझे सेलेक्ट करना था कोर्स। मैंने कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट तो सेम ही थे, बट मैंने फिर कंटेंट लिखे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि CMA में कम टाइम लग रहा है। जब तक मैं CPT इधर करूँगा हो सकता है यहाँ मैं इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो जाऊँ। जब तक यहाँ मैं फाइनल में जाके ट्रेनिंग वेनिंग करूँ तब तक यहाँ पे मेरा CMA क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद मैंने CMA को सेलेक्ट किया और एडमिशन लिया। मैंने ओरल क्लासेस मैंने जो मैंने इंटरमीडिएट ज्वाइन किया डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको मैंने ओरल सेलेक्ट किया और वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हुई। उसमें कुछ क्लासेस कवर नहीं हो पा रहे थे तो मैंने उसके प्राइवेट क्लासेस लिए, मतलब कोचिंग आउट ऑफ ओरल क्लासेस। उसके बाद मेरा जो इंटरमीडिएट था वो एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। दोनों ही ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। उसके बाद फाइनल में एडमिशन लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फॉर्म ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग करने के लिए मैंने स्टार्ट कर दी सर्चिंग। तो मुझे प्रीत बिहार में एक फॉर्म मिला, जहाँ पे एक फ्रेंड पहले ही मेरे थे, वो हैं अभी फ्रेंड, पहले नहीं थे बट वहाँ पे कर ही रहे थे, बट एक दोस्त ने बताया तो वहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे सबसे बड़े बेनिफिट जो मिला वो मैं बताऊँगा। जो मेरे बॉस थे यानी CMA थे, कॉस्टिंग से रिलेटेड प्रोफाइल थी। जो उनके सन थे वो CA थे, वो CA से रिलेटेड प्रैक्टिस करते थे। दोनों एक ही ऑफिस में दोनों लोग बैठते थे। तो मुझे CMA के कॉस्टिंग के प्रोफाइल के अलावा इनकम टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। तो ये सारे काम मुझे आगे चल के आई। इस दौरान में देखिए प्रिपरेशन भी हो रही थी, ट्रेनिंग भी हो रही थी और चल रहा था। ट्रेनिंग 2 साल हो चुकी मेरी। एक अटेम्प्ट मैं दे चुका था, मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 4th ग्रुप निकल गया, बोथ ग्रुप दिया था मैंने।
थर्ड ग्रुप नहीं निकला, तब तक 1.5 साल हो चुके थे, क्योंकि आफ्टर क्वालिफाइड 9 मंथ्स बाद ही कोई ग्रुप दे सकते हैं। तो जब बोथ ग्रुप दिया मैंने सेकेंड टाइम, तो हो चुके थे 1.5 साल। उसके बाद मैंने जब फाइनल ग्रुप दिया, मतलब एक तरीके से कहें तो 2 साल लग गए। अगर आप इंटर क्वालिफाइड की बात करें, फाइनल तक क्लियर होने में 2 से 2.5। तो मैंने 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। मैं मतलब नेट पे ही मुझे मिला कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है। मैंने उसका फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया मुझे। फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू दिया मैंने, उस समय मैंने फाइनल 4th ग्रुप का फॉर्म भी भरा था, तो इंटरव्यू पहले नवंबर में हो चुका था। अब दिसंबर में एग्ज़ाम्स भी थे और ज्वाइनिंग भी थी। तो मैंने एक मेल किया वहाँ पे कि एग्ज़ाम्स मेरे 3rd ग्रुप के हैं, तो मैं एग्ज़ाम बाद ज्वाइन करूँगा। मैंने डेट भी दे दिया और एग्ज़ाम के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। 2 महीने बाद रिजल्ट आता है फरवरी में जब रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाइड हो गया। अब क्वालिफाइड हो गया तो दिमाग में ये चल रहा था कि जॉब करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद ही आगे अगर बढ़ना है तो ज़रूरत पड़ेगा। तो क्वालिफाइड होकर मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया 2-3 सीए फर्म में। अब प्लेसमेंट भी इस समय था और जॉब भी सर्च चल रहा था। तो प्लेसमेंट का काम तो प्लेसमेंट की तरह चल रहा था, जॉब सर्च भी चल रहा था कि प्लेसमेंट में जो होगा देखा जाएगा। अब उससे पहले अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज्वाइन कर लेंगे, प्लेसमेंट कहीं हुआ तो इसको क्विट करके ऐसे करके कर लेंगे। प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट में मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। आईटीसी में सिलेक्शन हुआ क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में 60 से ज़्यादा था, तो इस वजह से वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकी किसी कंपनी में नहीं हुआ, क्योंकि हर कंपनी का क्राइटेरिया अलग था। लाइक वेदांता का था कि 10th-12th ग्रेजुएशन में आपके 60% होंगे तो ही वो कंसिडर करेंगे, और इंटरमीडिएट 1 अटेम्प्ट में, फाइनल 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्राइटेरिया मेरी 10th की मैच नहीं कर रही थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया 54% मेरे थे। तो इस तरीके से मेरा नॉर्मली कहीं नहीं हुआ। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के, जिस पे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी आप रेफर करके पूछ सकते हैं जिन्होंने पास्ट में दिया है, तो आप उससे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, उसके बाद क्या किया मैंने। उसके बाद जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, लोगों से पूछना स्टार्ट किया किसी सीए फॉर्म में मिल जाए, सीएमए फॉर्म में मिल जाए। मैंने सीएमए फॉर्म में भी इवन इंटरव्यू दिया, बट वहाँ पे यही है कि सैलरी भी नहीं मिलती और वो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा देते भी नहीं हैं। आप पता कर सकते हैं, बहुत कम फॉर्म होंगे जो क्वालिफाइड सीएमए को रखती हैं और उनको अच्छी खासी पैकेज भी दे रही होंगी। एक्सेप्शन इज़ देयर, ऑलवेज देयर, तो ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेंगे आपको कि उन्होंने क्वालिफाइड सीएमए रखा है जॉब पर, वो भी 6 लाख 8 लाख का पैकेज पे, क्योंकि अर्निंग भी कम है। बट ऑब्वियस है तो वो पैसे भी नहीं देंगे। तो सीएमए फॉर्म में 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, सैलरी नहीं मिली, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं, मैंने प्राइवेट से सीए फॉर्म में दिया, सीए फॉर्म में 1-2 में वहाँ पे भी सैलरी नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया। पीएसयू जॉब्स पहले से मैं भरता था, देखता था, तो मैं वो सारी चीज़ें करता रहा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ब्लू कंसल्टिंग एक फर्म है नोएडा में, उसमें भरो। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे भी सैलरी पे बात अटक गई। फिर कुछ समय बाद मैंने वहाँ मना कर दिया कि मुझे नहीं ज्वाइन करना है 15,000 पे या 18,000 पे। उसी दौरान मुझे सीए में इंस्टीट्यूट से मेल आया कि यहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर किए रहते हैं। तो जब तक नेक्स्ट टर्म नहीं आता है कैंपस प्लेसमेंट का, यानी एग्ज़ाम का रिजल्ट, तब तक आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मेल पे आते रहेगा, अगर आपका कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो उसको मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, लेकिन सैलरी मुझे 15,000 ऑफर की गई। मैंने उसको मना कर दिया, मुझे नहीं करना। मैंने साफ बोल दिया, सर अगर एज अ ग्रेजुएट आप रखना चाहते हैं मुझे, तो आई विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अदरवाइज मैंने मना कर दिया। सो उसके बाद अगर आपको कोई ऑफ़र आता है, आपने मना कर दिया, तो इंस्टीट्यूट से मेल आना बंद हो जाएंगे, ये भी जान लीजिए आप। ये एक यहाँ पे कैच है। अब बात करते हैं पीएसयू की जर्नी कहाँ स्टार्ट की मैंने। जब ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने एसेंचर में भी इंटरव्यू दिए, जेएनपैक में इंटरव्यू दिए, तो बात कभी काफ़ी जगह नहीं बनी। कुछ मेरी कमियां थी, कुछ कमियां उधर से भी आती थी, मुझे लगता था। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की पीएसयू की, और स्टार्ट की मैं कि कुछ खर्चे निकल जाएँ। तो मुझे बाद में फिर कॉल 1 महीने बाद आता है, किससे, ब्लू कंसल्टिंग से, कि आप हमारे पास टैक्स ऑडिट का काम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कुछ लोग चाहिए, तो अगर आप चाहें तो मैं पर वीक 8,000 मिलेंगे। तो मैंने कहा यार चलो, अगर 1.5-2 महीने भी किए तो ऐसे ही 24-25 हज़ार तो हो ही जा रहे हैं, खर्चे निकलते रहेंगे और काम भी सीखते भी रहेंगे कुछ, और अपना पीएसयू प्रिपरेशन चल ही रहा था। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बेल छोड़ दिया था जुलाई में ही, जुलाई 2016 में। तो अब
जब मैंने वो छोड़ दिया सब उस दौरान ही मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय ही मैंने ITPO में कंपनी थी है, मतलब आप दिल्ली में प्रगति मैदान जहाँ ट्रेड फेयर बुक फेयर लगती है, उस कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे सैलरी 40,000 थी। तो मैंने वहाँ पे फॉर्म भर दिया था। कोई वहाँ पे मतलब रिटेन टेस्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अधिक ज़्यादातर आपके डायरेक्ट इंटरव्यू पे होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने भरा था, 2 राउंड आपका होने वाला था वहाँ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जब ज्वाइन किया मैंने तब तक सारी पता चल गई। कोई वैकेंसी डिटेल नहीं थी कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने रिक्वायर्ड है उस नोटिफिकेशन में। तो मैंने एप्लीकेशन भरा, ट्राई किया कि चलो लग देखते हैं जो भी है आगे। उसके बाद मैंने फर्स्ट राउंड इंटरव्यू दिया, उसके बाद 1 महीने हो गए, कुछ कम्युनिकेशन नहीं आया। फिर 1 महीने बाद कम्युनिकेशन आया कि आपका सेकेंड राउंड का इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आपको आना है। तो फर्स्ट राउंड में जो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे 2 लोग का पैनल था, एक GM थे, एक सीनियर मैनेजर फाइनेंस के ही थे। जब मैंने ज्वाइन किया तब पता चला था कि ये लोग फाइनेंस के हैं। उस समय भी इतना पता था ही मुझे कि होंगे। जब मैंने इंटरव्यू दिया था बेल का, तो उसमें मैं बता दूं एक कैच, वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था 3 से 4 लोग उसमें थे पैनल में, और काफ़ी हेजिटेट था, मैं इंटरव्यू नहीं दिया था। 4 लोग बैठ के उस समय तक, ये एक तरीके से कहें तो सेकेंड इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू मैंने जब इंटरमीडिएट क्वालिफाई हुआ था उस समय DMRC का मैंने अकाउंट असिस्टेंट का निकल चुका था मेरा क्वालिफाई, मतलब रिटेन, बट वहाँ पे इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और अभी इंटरव्यू नहीं है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ग्रेजुएशन पे हटा दिया है इंटरव्यू, आपको पता ही है, सीधे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पे 3 लोग का इंटरव्यू था, वहाँ पे एक DGM फाइनेंस है। तो आंसर तो मुझे आते थे, मैं बता रहा था, बट वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताया कि देखो जो बताना है स्माइल के साथ आराम से बताओ, आपका 2 में से एक ही काम होगा, या तो आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात फिर मैं वहाँ पे रियलाइज हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू अच्छे से दिया और होपफुली वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे भी ध्यान थी। जब मैं ITPO का फाइनल इंटरव्यू सेकंड राउंड का दे रहा था, तो काफ़ी CA CMA आए थे जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, पता नहीं क्या ये नॉलेज पढ़ के आ रहे थे बैलेंस शीट। मैंने भी तैयारी की थी, बट थोड़ा सा देख के सामने वाले को, कभी भी इंटरव्यू में जाइए तो आपको लगता है नहीं यार मेरी तैयारी तो कम तो नहीं है, बट मैंने बहुत अच्छे से दिया। 9 लोगों का पैनल था, जैसे कि प्राइवेट में HR टेक्निकल ये सारे होते हैं, वहाँ पे 28 लोग रहते हैं, वहीं पे इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर चले, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने किया है, मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये वो फेवरेट क्या थे क्या नहीं, सब चीज़ें मैं वहाँ पे प्रिपरेशन करके गया था, मैंने दिया। और जब रिजल्ट आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मेरा था। बाद में मुझे पता चला 2 ही वैकेंसी थी, जिसमें एक CA थी लड़की जो सेकंड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पे मेरा नाम था। सो थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों के बीच CA CMA और MBA के साथ मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी खुशी कुछ ज़्यादा ही थी मुझे। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, मैं उसी दिन मेरा ब्लू कंसल्टिंग में ऑन रोल जॉब की बात हो रही थी कि आप कितना पैकेज वैकेज होगा। तो जब मैंने मेल पे चेक कर लिया था ये सारी चीज़ें, मैंने उनको बताया, जो वहाँ पे मैडम थी HR, मैंने पहले ही बता के उनको दिखा दिया कि मुझे इस गवर्नमेंट कंपनी में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 40,000 का पेमेंट मिल रहा है, और मैं इससे मतलब आप 30,000 दोगे तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1 साल बाद एक्सटेंड होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, वहाँ निकाल भी देंगे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में पता था कि फर्दर एक्सटेंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती नहीं है तो वो क्विट करवा देते हैं। तो बट वहाँ पे भी बात नहीं बनी, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद खर्चे अच्छे से निकल रहे थे, फॉर्म्स भी भर ही रहा था। उसी दौरान मैंने काफ़ी फॉर्म भरे, NFL, ऑल इंडिया, पावर ग्रिड, DDA, सारे मैंने भरे, सारे के एग्ज़ाम्स देते गए, और इससे मुझे कुछ सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन से पॉइंट पे मुझे प्रिपरेशन करनी है, और कौन सी चीज़ मुझे ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, बहुत काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा। फर्स्ट, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप ध्यान से वहाँ पे करिए काम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तुक्का मारेंगे तो फिर आप समझ जाइए कि आपने मान लीजिए 100 में 70 करेक्ट किए, 20 आपने तुक्के लगा दिए, तो वो 20 का नेगेटिव करके वो आपके 70 अगर जो मार्क्स आने वाले थे वो 60 या आपके 55 भी हो सकते हैं, 1/3 या 1/4 या 1/2 कहीं पे भी होते हैं, तो उसके हिसाब से। तो अगर आपको जितना आता है सबसे पहले वो करिए,
कोशिश करिए कि बहुत कम तुक्का मारें, ताकि नेगेटिव आपका मान लीजिए 70 से 68 65 हो, उससे नीचे ना, क्योंकि नेगेटिव में चांसेस आप जो पढ़े हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, उनकी ज़्यादा होती है चांसेस शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन होने की, कंपेयर टू आपके नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले में। नेगेटिव मार्किंग में आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने शुरू की तो मेरा 2 तुरंत क्लियर हो गया जैसे ही मैंने सारी चीज़ें सीख ली। तो पहला मैं बताऊंगा अभी, उससे पहले बता दूं प्रिपरेशन कैसे कहाँ से मैंने की। फाइनेंस अकाउंट्स CA-CMA की बुक्स दोनों मैंने रेफ़र किया। अगर आप CA-CMA हैं तो आपको सारी चीज़ें पता ही है, बस रिवीजन की ज़रूरत है। मैं सिर्फ पन्ने बुक्स जो थे उन सभी को ही पलटते गया, ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ता गया, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए मैंने ऑनलाइन गुरुजी एक चैनल है, उसको मैंने फॉलो किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से वो बताते हैं बेसिक से। मैंने उन्हीं के नोट्स बनाते गया और उन्हीं का जो वो क्वेश्चन कराते थे करता था, उन्हीं की तरह सॉल्व करता था। इस तरीके से मेरा बेसिक क्लियर होते गया, ठीक है। मैंने 2 महीने बहुत तैयारी की, ऐसा नहीं कि तुरंत मेरा निकल गया। 2 महीने मैंने नॉन टेक्निकल की डेली 1 से 2 घंटे प्रिपरेशन की है। ऑफिस से आने के बाद मैं रेंट पे रहता था फ्रेंड के साथ, खाना भी मैं खुद बनाता था और प्रिपरेशन भी करना था, ऑफिस भी जाना था। तो ये सोच लीजिए आप लोग अगर घर में हैं तो बहुत अच्छे से हैं, आपको खाना भी मिल जाता होगा, तो पढ़ाई 2 की जगह 3 घंटा करिए आप, इतना जान लीजिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेस होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। उसके बाद दूसरा मैंने महिंद्रा का भी यूट्यूब पे चैनल है, वाईफाई स्टडी और अड्डा 24/7, इन 4 नॉन टेक्निकल जो बैंक SSC PSC की तैयारी कराते हैं रेलवे की, मैंने उनके बेसिक्स जो मेन टॉपिक होते हैं लाइक रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, आपका ट्रेन, इससे रिलेटेड चीज़ें तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा टफ लेवल तक के नहीं आते हैं। अगर कंपेयर करेंगे आप तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते होंगे, लेकिन नॉर्मली आ जाते हैं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते रहा मैं जीके के लिए, और महिंद्रा की वेबसाइट पे आपको वीकली मंथली जीके मिल जाती है। मैं कभी कभी अपने इंस्टाग्राम के उस पर भी शेयर करते रहता हूँ, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो आपको PDF मिल जाती होगी। जो लोग वहाँ पे हैं वो उनको पता होगा, तो वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से जीके की। तो इस तरीके से मैंने तैयारी किया। तो मेरा 2 कौन से निकले, पहला NFL, दूसरा MMTC। मैंने दोनों जगह इंटरव्यू दिया। MMTC में काफ़ी मतलब 3 पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 थी, 3 जनरल, 3 आपका वहाँ पे वैकेंसी जो था OBC के लिए था। तो एक तरीके से कहें तो 6 पोस्ट थी, 35 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था रिटन एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले खुशी की बात थी कि रिटन क्लियर हो चुका था मेरा। सेकेंड इंटरव्यू के लिए जब गए तो वहाँ पे भी सारे CA-CMA ही थे, क्योंकि MBA वहाँ पे नहीं मांगा हुआ था। और एक ख़ास बात यहाँ बता दूँ इससे पहले कि इंटरव्यू में क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं बताऊँ। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है रेगुलर तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ट्राई करिए कि ग्रेजुएशन आप रेगुलर करें। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी में आज इसलिए हूँ क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जो है रेगुलर को किया हुआ है, नहीं तो मैं नहीं होता। मेरे कई फ्रेंड हैं जो इस कंपनी में इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका ग्रेजुएशन नहीं था, या तो वो रेगुलर नहीं था या उन्होंने किया नहीं था। इवन उनके मेरे से अच्छे मार्क्स थे CMA में, मेरे कई फ्रेंड्स रैंक होल्डर थे, तब भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाए यहाँ पे ड्यू टू नॉन ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से नहीं कर पाए। और यहाँ पे क्राइटेरिया था 60% आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर जो भी मेरे फ्रेंड अभी कर रहे हैं CA-CMA, वो साथ में ट्राई करिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, करिए, ट्राई करिए कि रेगुलर कोर्स आप कर लीजिए, चाहे जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से करिए, बस वो अफिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि फर्जी कॉलेज कर लिए, बाद में पता चला कि आपकी डिग्री भी ख़त्म, बात ख़त्म। तो ट्राई करिए कि किसी भी कॉलेज से, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था कि फ़लाने ढिमका से आपने ग्रेजुएशन किया तो ये अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे बस ये आएगा ग्रेजुएट विथ 50%, ग्रेजुएट विथ 60%, ग्रेजुएट विथ 55% विथ CA-CMA। तो अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो CA-CMA आपका रिलेवेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेजुएशन ही नहीं है। आप चाहे रैंक होल्डर 1 हो, लेकिन उस कंपनी में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन की वजह से आज मैं इस कंपनी में हूँ। तो मुझे ग्रेजुएशन पे भी प्राउड है, CMA पे भी प्राउड है। जो CA हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। अभी मैं बताऊँगा टोटल कितने CMA ज्वाइन मेरे साथ किए हैं। तो यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में 35 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6। प्रेशर एज यूजल, इंटरव्यू चलते चलते इवनिंग हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ,
वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, जो मैं ITPO में मैंने गेन किया था एक्सपीरियंस, उसका फ़ायदा मिला। मैंने जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म किया था वहाँ का बेनिफिट मिला। मुझे बेल में मैंने जो काम किया 6-7 महीने, वहाँ का बेनिफिट मिला। वहाँ पे मुझे SAP आती थी, उससे पहले मुझे ऑरेकल आता है, SAP आता है, C आता है, विजुअल बेसिक आता है। बहुत चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं, यूट्यूब से ही सीखी हैं, मैं कहीं भी क्लासेस नहीं की हैं किसी चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आई। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। अब उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू हुआ था मेरा NFL में, जहाँ पे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा था, तो मेरा था इसलिए मैंने अप्लाई किया था, रिटर्न भी निकल गया। तो उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ कि आपका मेरिट जो बनता है ना, जो क्वालिफ़िकेशन या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होता है, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 साल मांगा हुआ था, उसके बाद मेरिट बनती है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन पे। तो मेरिट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो हुआ था उसका, प्लस आपका एक्सपीरियंस कितना है उस पर बना। तो उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 12 महीने ही था, मिनिमम 1 साल मांगा हुआ था, और 12 से 13 महीने का ही एक्सपीरियंस टोटल मेरा हुआ था। तो जिनका ज़्यादा था उनका शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन जब मुझे यहाँ से कॉल आया MMTC से, तो मेल आया, मेल के साथ कॉल आई। उसी दिन मुझे कॉल आया हुआ था इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का, कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप हमारे कंपनी से कर सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया, सर मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ 1 घंटे बाद फिर से आया कि सर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट मतलब कराना है, तो आप कहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। तो मुझे लगा कि सेम जो इंश्योरेंस प्रीमियम वाले उन्होंने किया। मैंने कहा सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर जब मैंने मेल चेक किया, मतलब ओपन किया था 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तो मुझे पता चला कि ये शायद कॉल जो आई थी वो इसके रिगार्डिंग थी कि आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, तो उसके लिए आपका मेडिकल टेस्ट कराना है। तो मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं होता, नॉर्मल चेकअप होता है, जैसे आप रूटीन चेकअप कह सकते हैं, वही सारी चेकअप होते हैं। वो सारा मैंने करवाया। उसके बाद मैंने कॉल करके सॉरी बोला, और अपना टाइम मैंने बता दिया कि इस डेट पे मैं अवेलेबल रहूँगा, आप जहाँ बोलोगे मैं जाके टेस्ट कराऊँगा। वो होने के बाद मुझे मेरी ज्वाइनिंग 7 नवंबर 2007, तो उस डेट पे मेरा 1 साल हो चुका था ITPO में। मैंने वहाँ पे एक्सटेंशन भी हो गया था हमारा 1 साल कॉन्ट्रैक्ट, बट मैंने वहाँ पे मना कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए फर्दर। और मेरी ज्वाइनिंग जो थी डायरेक्ट चेन्नई थी, जहाँ पे कि हिंदी आपको पता है कितने लोग बोलते हैं, कम बोलते हैं अभी तो है, बट इंग्लिश आपको आना चाहिए, तमिल आती नहीं। किस्मत ऐसे जगह लाई जो जिससे डर रहता है। अब यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, मतलब कंपनी में तो काफ़ी काम कर ही रहा हूँ मैं, 3-2.5 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। नवंबर में मेरे 3 साल हो जाएंगे यहाँ पे एज ए डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स MMTC लिमिटेड में। काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ जॉब करते हैं, तो मैं इस कंपनी में करता हूँ। काफ़ी लोग को पता भी है, फेसबुक पे आपने देखा भी होगा। तो इस कंपनी में करता हूँ। तो ये पूरी जर्नी थी फ्रेंड्स मेरा। इन सब जर्नी के दौरान देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्या कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि ट्राई करते रहिए। आप जैसे ही क्वालिफाइड हो जाएं उस समय से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्लेसमेंट कैंपस के भरोसे मत रहिए, वहाँ पे कई बार लक काम करते हैं। अच्छे मार्क्स वालों का भी वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, आप पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने कैंपस प्लेसमेंट का रिपोर्ट दिखाया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी का 3rd रैंक है तो उसको 6 लाख का पैकेज है, किसी का 15th रैंक है तो उसको 10 लाख का पैकेज है। तो आप सोच लीजिए कि 3rd रैंक को कम क्यों है। तो वो डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन या फिर आपके शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, किस कंपनी में आप फिट बैठ रहे हैं, किस कंपनी ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है, उसका क्या पैकेज है, ये सारे मैटर करते हैं। इवन ये भी आप देख सकते हैं 26th रैंक होल्डर का आप देखेंगे अगर, तो वहाँ पे सैलरी 8 से 10 लाख है। 9th रैंक होल्डर का कम है, वाइस वर्सा भी होता है, कभी ऐसा नहीं है। और कभी कभी 1st रैंक होल्डर का भी शॉर्ट लिस्टिंग किसी कंपनी में नहीं हुआ, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस तरीके से कभी कभी होता है कि जिनका मतलब रैंक होल्डर ही नहीं है, उनकी अच्छी कंपनी में हाईएस्ट पैकेज हो जाता है। तो ये कई चीज़ें हैं। तो आप उस पर तो देखिए डिपेंडेंट तब तक रहेंगे जब तक कैंपस प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद आपको पता ही हो जाता है कि 1000 में 200 से 250 लोगों का ही कैंपस हुआ और बाकी लोग का नहीं हुआ। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये करना है कि कैंपस में हुआ तो हुआ, नहीं मुझे अदर जो पार्ट हैं लाइक PSU प्रिपरेशन, प्राइवेट जॉब में सर्च करना, ये सारी चीज़ें करते रहना है। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए। वेबसाइट मैंने बनाया है www.pkcnow.in पे, आप जाके विजिट करते रहिए, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, प्रिपरेशन कराते रहूँगा मैं। और लाइक तो ज़रूर करते रहिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। बहुत CA में है लेकिन अभी तक
कुछ खास नहीं, मैं 3 साल से इस यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी जितने लोग हैं मेरे साथ मैं उन्हीं में खुश हूँ। और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही चीज़ें करते रहूँगा। अब कोशिश करूँगा जो फर्म्स में मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात करके मैं वीडियो अपलोड करूँ, जो अदर प्राइवेट सेक्टर में है कैसे सर्च करें, ये सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो 3-4 पहला आपको ट्राई करते रहना है। दूसरा, दूसरों से इंफॉर्मेशन लीजिए, माइंड अपना अप्लाई करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जो बोल दिया वही सत्य है, अपना माइंड अप्लाई करिए। 3-4 चीज़ नेट पे सर्च करिए, सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से अपना माइंड अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन को शार्प करिए, उसके बाद वहाँ पे दिमाग लगाइए। फिर है आफ्टर प्लेसमेंट, जैसा पहले बताया, आत्मनिर्भर बनिए और जॉब को सर्च करिए। और पीएसयू में अगर आपको जॉब करना है तो 2 से 3 घंटा आप नहीं दे सकते तो 1 घंटा तो डेली ज़रूर दीजिए, और तैयारी रेगुलर करते रहिए। अपना CA-CMA की बुक्स को फॉलो करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन कराते हैं, और उन सभी चीज़ों के लिए आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी फाइनेंस अकाउंट्स का प्रिपरेशन तो मैं करा ही रहा हूँ। तो ये पूरी फ्रेंड्स मेरी जर्नी और है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक तो करके शेयर भी कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बस यही कहूँगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए, लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन करिए और कुछ सीखिए नया। जैसे मैंने नया वेबसाइट सीखा, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो वेबसाइट आप लोगों के लिए मैंने बनाया। पैसे मेरे लगे हैं पर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई अगर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ज़रूर पूछिएगा, उस पर भी रिप्लाई ज़रूर मैं करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरी मेरी जर्नी 10th 54 to CMA to PSU जॉब। थैंक यू।